आज की दुनिया एक प्लेग्राउंड है जिसके दो खिलाड़ी नहीं बल्कि अनेकों खिलाड़ी हैं। यूएसए और यूएसएसआर के बाद इस ग्लोबल सेंटर पावर के नए चैंपियंस हैं, जिनमें आसियान, ईयू, चाइना, सार्क ऐसे कई नए चैंपियंस बन चुके हैं। आज इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स एंड शार्क। इस टॉपिक में शार्क को हमने शामिल किया है, जो कि आपके अगले थर्ड चैप्टर का पार्ट है, जिसको हम इसी में शामिल करके पढ़ेंगे। ये रीजनल इंस्टीट्यूट का ही टॉपिक है, तो हमने इसको इसमें मर्ज किया हुआ है। हेलो, माई सेल्फ प्रियंका भदौरिया, आई एम योर पॉलिटिकल गाइड एंड मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स। इस टॉपिक में हम दुनिया में जो नए चैंपियंस बने हैं यूएसए और यूएसएसआर के बाद, जिनमें शार्क आता है, ईयू आता है, आसियान आता है। शार्क तो आज उतना रिलेटेबल नहीं रहा है, उतनी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही है। G20 नए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरता हुआ एक इंस्टीट्यूट है, एक ग्लोबल फोरम है। तो इन्हीं सारे इंस्टीट्यूट के बारे में, रीजनल इंस्टीट्यूट के बारे में, जिनको हम सेंटर पावर्स कहते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन क्या था, या आज भी यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका रोल क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उसका इम्पैक्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज पर कैसा है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। मैनी यूरोपियन लीडर स्ट्रगल विद द क्वेश्चन हाउ यूरोप शुड बी रिगार्डेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन क्यों बना, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी लड़े गए, वो कहीं ना कहीं यूरोप को लेकर ही लड़े गए थे, यूरोप में ही लड़े गए। यूरोप अपना एम्पायर जो था उसको एक्सपेंड करना चाहता था, अलग अलग कॉलोनीज बनाना चाहता था। इसी कंपटीशन में कहीं ना कहीं जर्मनी उतरा, जर्मनी के साथ उसके दोस्त आए। जर्मनी कहता था कि सूरज के तले हमें भी तो जगह दो, उसका हमेशा से यही कहना था। जब फ्रेंच या ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज बनाते थे तो जर्मनी ये कहते थे कि हमको भी जगह चाहिए, हमको भी काम करना है, हमको भी अपना एम्पायर बनाना है, हमको भी पावरफुल होना है। तो इस स्ट्रगल में कहीं ना कहीं आगे जाकर कन्फ्लिक्ट हुए, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रूप में देखे जाते हैं। तो जब कोई भी वॉर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं, सोशल लाइफ पर भी, इकोनॉमिक लाइफ पर भी, हर तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरीके से दो वर्ल्ड वॉर जब हुए तो उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया, जिसको लेकर लोग चिंतित हुए कि क्या किया जाना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन को बनाने का विचार आया, जिसका मकसद ही ये था कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो यूरोप में इकोनॉमिकल रिफॉर्म लेकर आए। शुरुआत में तो इन्होंने जो आर्थिक सुधार थे उसी पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में जाकर इस इंस्टीट्यूट को या इस ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को बड़ा किया, जिसका काम पॉलिटिकल लाइफ में भी थोड़ा उसका रोल बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने और भी ग्लोबल इश्यूज पे बात करना चालू किया। यूरोप का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है या इंस्टीट्यूशन है या पावर है, वो आज यूरोपियन यूनियन है। उसकी इकोनॉमी भी बहुत वास्ट है, कलेक्टिव मिलिट्री पावर भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। तो यूरोपियन यूनियन कैसे बना, इसके क्या क्या काम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोप को डेवलप करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्वेश्चन आया कि किस तरीके से इसको रिफॉर्म किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड द स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोपियन स्टेट हैड बेस्ड देयर रिलेशन। पुराने जो उनके रिलेशन थे, जिस तरीके से वो कॉलोनी बनाते थे दूसरे देशों में, वहाँ अपना वहाँ के बाजार में अपनी चीजें बेचते थे, जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट करती थी, वो तो अब धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी, क्योंकि नए इंडिपेंडेंट देश बन गए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी में सुधार किया, अपनी इकोनॉमी खुद से चलाना चालू की। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इकोनॉमी पर या यूरोप की इकोनॉमी पर उसका प्रभाव पड़ा। The Cold War added the integration of Europe after 1945. European economy was revived the extensive financial support by USA under the Marshall Plan. इस मार्शल प्लान को आप याद रखेंगे। ये मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, वो एक प्लान लेकर आए थे। मार्शल उनके एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर का नाम था। ये प्लान 1945 में आया था, जिसका काम था कि यूरोपियन इकोनॉमी जो बुरी तरीके से अभी प्रभावित है, उसमें क्या क्या सुधार किए जाए। तो यूएसए जो था यूरोप में फंडिंग करता था, पैसे प्रोवाइड करता था और वहाँ की इकोनॉमी को सुधारने का काम करता था। तो ये काम जो है जिस प्लान के तहत किया गया था, उसका नाम है मार्शल प्लान। तो ये मार्शल प्लान का नाम याद रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन इस मार्शल प्लान को लेकर आए थे। उनके
एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस प्लान को बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम मार्शल प्लान बना। कोल्ड वॉर के बाद ये इकोनॉमी रिफॉर्म में मार्शल प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद टू डायरेक्ट हेल्प द वेस्ट यूरोपियन नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये वेस्ट जो यूरोपियन नेशंस थे, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के लिए तो आपने देखा ही था कि यूएसएसआर बन गया था, उसने काम किए, बहुत सारी चीजों में सुधार किए, लेकिन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन था वो इकोनॉमिक जो आर्थिक सहयोग थे उसको करने का काम करता था, जिसको 1948 में बनाया गया था। इसके बाद जाकर एक नया इंस्टीट्यूट बना जिसको काउंसिल ऑफ यूरोप कहते हैं। ये 1949 में बना। इसका काम था पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा सा सुधारना, राजनीतिक सहयोग करना। आपने देखा ये जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था उसका काम आर्थिक सहयोग का था, और ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप था उसका काम राजनीतिक सहयोग का था। तो ये दोनों ही बने, एक 1948 में बना और जो दूसरा काउंसिल है वो 1949 में बना। The disintegration of USSR led to the formation of European Union in 1992. बाद में जब यूएसएसआर टूटा 1991 में, तो सारे जो देश टूटे थे, जैसे हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि यूएसएसआर जब टूटा तो उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाया, तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि हम एक नया इंस्टीट्यूशन बनाए या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो उन्होंने भी 1992 में यूरोपियन यूनियन के नाम से बनाया। इससे पहले इसका पुराना नाम था और 2-3 जो इंस्टीट्यूशन थे उनको मर्ज करके यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 1992 में यूरोपियन यूनियन बना और विच लेड द फाउंडेशन फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। उन्होंने कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी थी, कॉपरेशन था, ऑन जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। यूरोपियन यूनियन बना तो उसका उद्देश्य क्या था? यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया तो उनका उद्देश्य था कि हम जो सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, हम एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा करेंगे, हम एक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आएंगे, यूनाइट होकर काम करेंगे, हम एक सिंगल करेंसी लेकर आएंगे। जैसे आज भी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन ने जो करेंसी निकाली है उसको यूरो करेंसी कहते हैं या यूरोजोन। जिन कंट्रीज ने उसको माना है उसको यूरोजोन कंट्रीज बोल दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल है पर उन्होंने उस करेंसी को नहीं माना, तो एक सिंगल करेंसी की बात करते हैं। तो उनका एक पूरा एक सिस्टम चलता है जो कि मेनली उनकी फॉरेन पॉलिसी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, कॉपरेशन होता है। इसके अलावा वो सिंगल करेंसी की बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का ये उद्देश्य लेकर वो आगे आए। ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है जो कि ब्रुसेल्स में है। European Union has evolved over time from an economic union to increasingly political. यूरोपियन यूनियन पहले तो हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक यूनिट थी, एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ा तो एक पॉलिटिकल सिस्टम में बदल गया या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बदल गया। EU हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। इसके आर्थिक प्रभाव हैं, राजनीतिक प्रभाव हैं, कूटनीतिक प्रभाव है, साथ ही साथ इसके सैन्य प्रभाव भी हैं। मतलब ये सभी क्षेत्र में काम करता है, सहयोग करता है। यूरोपियन यूनियन हैज लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। याद रखना ये कलेक्टिवली लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम किसी सिंगल देश की बात करें यूरोप की तो नहीं, अगर हम कलेक्टिवली जो यूरोपियन यूनियन में देश शामिल है उनकी इकोनॉमी की बात करें तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। 2005 में इनकी जीडीपी जो थी 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। करेंसी जो इनकी यूरो है ये अमेरिकन डॉलर को कॉम्पीट करती है, उसके लिए खतरा साबित होती है। ऑन अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड फ्रांस द मेंबर ऑफ EU इज परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे बड़ी बात यूरोपियन यूनियन का जो एकमात्र मतलब यूरोपियन यूनियन से पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर लिया जिसको हम ब्रिक एग्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रिक एग्जिट के बाद सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश बचा यूरोप से जो कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो ये भी बहुत प्रभावशाली बात है, इम्पैक्टफुल चीज है। द कंबाइंड आर्म फोर्सेज ऑफ यूरोपियन यूनियन आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। अगर हम डिफेंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो कलेक्टिव आर्मी है उसको सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी माना जाता है दुनिया में। यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है।
इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं, ये जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप मैप में देखेंगे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें आयरलैंड, यूनाइटेड किंग, अब तो ये नहीं रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और ये जो यहाँ से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जो यूएसएसआर में शामिल थी, वो उनमें से कुछ कंट्रीज आज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट है। इसके अलावा आपको मैं बता रही थी कि ये जो यूरोपियन यूनियन था वो एकदम से नहीं बना था, धीरे धीरे करके इसके नए नए नया नाम, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे उनको मर्ज करके बनाया गया था। जैसे इसके ओरिजिनल मेंबर ऑफ ईसीएससी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो करके था, 1952 में बना। फिर ये जो कंट्रीज है उन्होंने कब कब इसको ज्वाइन किया, ये सारे नाम दिए हैं, ये कलर दिया गया है कि जैसे ब्लू, ये इधर वाला पार्ट इन्होंने 1957 में बने हैं। इसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट से है वो 1973 में आया, जो कि अब नहीं है। तो इस तरीके से इनका टाइम पीरियड दिया गया है कि कब कब ये यूरोपियन काउंसिल में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम आसियान कहते हैं। आपने आज इस टॉपिक में बेसिकली थोड़ा थोड़ा ही यूरोपियन यूनियन के बारे में या आसियान के बारे में पढ़ा है। जब रीजनल इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक आएगा तो हो सकता है इसको बहुत डिटेल में वहां पे दिया गया हो। तो हम सेकेंड सेंटर ऑफ पावर जो है वो आसियान है। आसियान का नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो हमारा साउथ एशिया है उसके ईस्ट में जो देश पड़ते हैं, 10 देश मिलनी, अभी कहा जा रहा है कि कौन नया 11वां देश जो है वो शामिल हो गया है। कई जगह पर लिखा रहता है शामिल हो गया, लेकिन आसियान ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन ईस्ट तिमोर करके देश है, वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 11th मेंबर बन जाए आसियान का। तो आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का एक ग्रुप है, जिसको हम कलेक्टिवली आसियान कह देते हैं। इसमें जो फाउंडर मेंबर्स थे वो 5 देश थे, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये आगे इसमें बताएंगे। तो ये आसियान जो था वो साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, जिसको हम आसियान कहते हैं शॉर्ट में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। South East Asia suffered greatly through a repeated colonization, include the European and Japanese empires, both before and during Second World War. आसियान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? वहां पे एक ग्रुप ऑफ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके जानने के लिए हम हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में देखा गया है जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर बार बार बहुत सारे देश आए, औपनिवेशिक देश बनाए गए। जैसे जापान ने भी उनको अपनी कॉलोनी बनाया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनको कॉलोनी बनाया। तो इस तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे हर तरीके से, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। तो उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम आसियान है। There were problems of nation building, ravages of poverty, economic backwardness, and a pressure to align with any of the 2 super blocks. इनकी अपनी अपनी समस्याएं भी थी। देश का विकास कैसे हो, देश में आर्थिक सुधार कैसे हो, गरीबी को कैसे कम किया जाए, किस ब्लॉक में शामिल हुआ जाए, मतलब यूएसएसआर में जाएं कि हम यूएसए के पलड़े में जाएं, वार्सा पैक्ट के तहत उसके साथ शामिल हो जाएं, या नाटो में शामिल हो जाएं। तो ये कन्फ्लिक्ट या ये प्रेशर उनके ऊपर था, तो उन्होंने अपना ही एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको आसियान बोल दिया। As an alternative to Bandung Conference and the non-aligned movement, the Southeast Asian countries founded the Association of Southeast Asian Nations in 1967. 1967 में नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, वो जब बांडुंग में हो रहा था तो वहाँ पर लोगों ने सोचा, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश आए हुए थे उन्होंने सोचा कि हम अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। उन्होंने 1967 में आसियान को फॉर्म किया। आसियान की जो आज वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। इसका जो एम्बलम है वो उसमें 10 राइज स्टॉक है, मतलब आगे आप देखेंगे ये इसका जो इस तरीके सा है, ये 10 ऐसे आपको ये जो स्टिक्स ऐसी दिखाई दे रही हैं, ये धान की बालियां हैं जो कि 10 नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के कुछ देश है जिसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपको और भी देश दिखेंगे, कंबोडिया,
ये इस तरीके से इस वाले मैप में है जो आपको साफ समझ में नहीं आ रही। ये 10 देश जो हैं वो आसियान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखेंगे आसियान जो उसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, कई बार ये जो शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिया जाता है कि आसियान के 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, तो याद रखना कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये इसके जो है फाउंडिंग मेंबर्स है। बाद में जो और 5 देश थे वो समय समय पर जुड़ते गए। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अलावा जो उनकी कंट्री में एक स्टेबिलिटी हो, रीजनल पीस हो, ये सब इनके मोटिव है, इनके एम है, उद्देश्य है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, प्रमोट रीजनल पीस, शांति हो क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स एरिया है तो आपस में एक दूसरे के बीच में शांति हो, स्टेबिलिटी हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो। आप देखते हैं ये जो फिलीपींस कंबोडिया, सिंगापुर है, इन सबकी कल्चरल आइडियोलॉजी जो है बहुत रिच है, वहाँ की संस्कृति जो है बहुत ज्यादा रिच है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना ये आसियान का ही काम है। The members of association promoted ASEAN way of form of interaction is that is informal, non-confrontation and cooperative. इनका जो आसियान जो ग्रुप बना है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फॉर्मली ही काम करता है, आपस में सहयोग बनाने के लिए इनके इनफॉर्मल रिलेशंस भी हैं, एक दूसरे की जो दूरियां हैं उनको कम करने का काम करते हैं। इस तरीके से आसियान जो है, हाँ, 10 देश आपस में मिलकर हर तरीके से कॉपरेशन करते हैं, हर तरीके से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, इकोनॉमिक, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, हर तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और जिसमें काफी हद तक ये लोग कामयाब भी रहे। इसके अलावा इन आसियान कम्युनिटी 3 पिलर्स, इनके 3 पिलर्स है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। आसियान का सबसे पहले सोशल कल्चर कम्युनिटी, हमने आपको बताया कि आसियान जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी क्षेत्र है जो साउथ ईस्ट एशिया है, तो सबसे पहला इनका जो पिलर है वो इसी पे काम करते हैं कि इनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक कम्युनिटी है वो अच्छे से रहे। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी सेकंड पिलर है कि उनका आर्थिक स्तर पर विकास हो। इसके अलावा सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक दूसरे की सुरक्षा कर सके, जैसे नाटो बने थे, वार्सा पैक्ट बना, तो ये लोग सब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो आसियान में भी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात आपको दिखाई देती है। इसके अलावा आपने ये मैप देखा, ये उनका एम्बलम है, उनका चिन्ह है, उनका प्रतीक है। इसके अलावा द मेंबर स्टेट प्रॉमिस्ड अपहोल्ड पीस, यही आसियान। इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से 10 देश हैं जो आसियान में शामिल हैं, जैसे लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, जिसमें आपने 5 देखे कि वो फाउंडिंग मेंबर्स थे और 5 जो है बाद में जुड़े हैं। इसके अलावा आसियान जो है, इनके मेंबर्स पीछे हमने पढ़ा था कि किन किन उद्देश्य के लेकर काम करते हैं। इसके अलावा इनके पिलर क्या है, आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, सोशल कल्चर हार्मनी के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से ये इनके 3 पिलर थे और बाकी द मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, शांति बनाए रखे, न्यूट्रलिटी, तटस्थ होकर काम करे, कॉर्पोरेशन सहयोग हो, एक दूसरे के कामों में इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनमें हस्तक्षेप ना करें, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है, रेस्पेक्ट नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट। इसके अलावा जो उनके डिफरेंसेस भी हैं, अगर उन लोगों में मतभेद भी हैं आपस में, तो उनका भी सम्मान किया जाए। तो ये आसियान के मोटिव रहे। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी सीक्स टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट एंड टू प्रमोट रीजनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखना, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर क्षेत्रीय आधार पर बनाया गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अगर वो इकोनॉमिक क्षेत्र में काम नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर वो बाहर हो जाएगा, मतलब कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अगर हमको G20 जैसा सक्सेसफुल बनना है या किसी और देश के किसी और ग्रुप के जैसा सक्सेसफुल बनना है, तो हमको आर्थिक क्षेत्र में बहुत काम करने पड़ेंगे, आपस में सहयोग करना पड़ेगा। जैसे आप सार्क देखते हैं, सार्क आज बहुत ज्यादा उतना रेलेवेंट नहीं रहा है क्योंकि हमने कोऑपरेटिवली काम नहीं किया है, सहयोग नहीं किया है, आपस में इंडिया और पाकिस्तान के मतभेद रहे, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर हो गए। तो अगर हमको उसको मजबूत बनाकर रखना है, उसको रेलेवेंट बनाकर रखना है, तो हमें आर्थिक क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मार्केट को एक सिंगल मार्केट बना के रखना पड़ेगा, जिससे कि हम ग्रोथ उसकी मेंटेन करके रख सके। रीजनल एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास,
सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इन सब क्षेत्रों में काम करें, तभी हम जाकर किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाए रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आसियान विजन 2020, द रीजन विल प्ले एन आउटवर्ड लुकिंग रोल इन द ग्लोबल कम्युनिटी। आर्थिक इनका जो आसियान का विजन है 2020, उनका अब तो ये टाइम पीरियड निकल गया, तो उन्होंने ग्लोबल स्तर पर, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान, अपनी इमेज बनाने के लिए काम किया है। और कहीं ना कहीं आसियान आज जो है बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। सुधार उसमें अभी भी जारी है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो बिम्स्टेक, G20 या ब्रिक्स, इनके ही बराबर कहीं ना कहीं ये कॉम्पीट कर रहा है। तो अभी प्रीवियस जो आपने स्लाइड्स देखी उसमें हमने देखा कि हमने EU के बारे में पढ़ा, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, आसियान के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि चाइना जो है वो किस तरीके से पावरफुल होता जा रहा है, किस तरीके से उसने ग्रोथ की है। आज भी चाइना खुद को डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन यूएसए को मात देने में या यूएसए को प्रॉपर कंपटीशन अगर कोई इस समय दे पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं चाइना ही है। तो चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना कैसे, इसके बारे में जानते हैं। द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। Since 1978, China has been growing as an economic power. By 2040, it is anticipated to surpass the US as the greatest economy in the world. China's economy was modeled on the Soviet model in 1949. It was now dependent on internal resources. नाइनटीन 78 तक चाइना जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में उभर चुका था। आज भी ऐसा माना जाता है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2040 तक कहीं ना कहीं ये जो चाइना है अमेरिका को सरपास करके एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ये बन जाएगा। इसीलिए तो आज यूएसए को इससे खतरा है। टैरिफ वॉर जो हमारे इस समय चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, वो क्यों चल रही है? क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो सोल सुप्रीम पावर से हटकर चाइना सोल सुप्रीम पावर बन जाए, क्योंकि सबको ही अपना पावर बचा कर रखना है। तो ये ऐसा अंदेशा है कि 2040 तक कहीं ना कहीं चाइना जो है अमेरिका को सरपास कर जाएगा। ड्यूरिंग 1970s, हाँ, इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना की इकोनॉमी जो है, पहले तक तो ये सोवियत मॉडल पर डिपेंडेंट रही। 1949 में जब ये 48 में आजाद हुए, 49 में इन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाई, तो सोवियत सिस्टम लेकर आए। आज भी इनकी जो पॉलिसी है वो कम्युनिस्ट कंट्री चाइना को बोला जाता है। एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी सारा काम करती है और कंट्रोल्ड इकोनॉमी रहती है। और चाइना बहुत हद तक इंटरनल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। इसी वजह से ये जो इकोनॉमी है बहुत बढ़ रही है। हमें क्या है, टेक्नोलॉजी के लिए या किसी और चीजों के लिए बाहरी देशों पर जाना पड़ता है, बाहरी देशों की हेल्प लेनी पड़ती। चाइना कहीं ना कहीं अपनी चीजें बना रहा है। इसके अलावा चाइना जो दूसरे देशों की चीजें हैं, या आप देखो तो व्हाट्सएप वगैरह है या और भी कोई एप्स है, चाइना में नहीं चलते। चाइना के अपने खुद के ऐप है या बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका जो चीजों को बनाता है उन पर लेबलिंग का काम या उनका जो रॉ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं चाइना में हो रहा है। तो चाइना जो है वो बहुत हद तक अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है अपने ही देश में, और वो चीजें जो बनाता है बाहरी देशों में जाकर बेचता है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बाजार कहीं ना कहीं इंडिया भी है। तो चाइना यही रीजन है कि कहीं ना कहीं दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी है अभी। ड्यूरिंग 1970s, चाइना एस्टेब्लिश रिलेशन विद यूएसए, एंडिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। 1970s में चाइना ने क्या किया, अपने जो आइसोलेशन था उसकी पॉलिसी यही थी कि हम अपने देश में काम करें। एक हद तक आप ध्यान देंगे तो अगर आपने 1991 से पहले का अगर इंडिया देखा होगा तो इंडिया की भी पॉलिसी ऐसी थी कि हम अपने ही जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनको संरक्षण देंगे, सब्सिडीज। लेकिन 1991 में हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए। इसी तरीके से चाइना ने भी 1970s में, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में अपने जो आइसोलेशन पॉलिसी को हटाया और कहीं ना कहीं यूएसए के साथ अपने रिलेशन बनाने की शुरुआत की। डेंग शियांगपिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या है कि मतलब हमारे द्वार जो है वो सबके लिए खुले हैं। हमारे यहाँ आइए, कंपनी लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, उद्योग खड़ा करिए और यहाँ पर उत्पादन करो, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो 1970 ये डेंग शियांगपिंग का जो टेन्योर था उस समय उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी 1978 में लाई, और उनका जो उद्देश्य था वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टिंग प्रोडक्शन थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी।
वो चाहते थे कि बाहरी देश आए, खासकर यूएसए आए, अपना पैसा हमारे यहाँ लगाए, उससे इकोनॉमी बूस्ट हो, रोजगार बने, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल पूंजी बने। तो इस तरीके से डेंग शियांगपिंग ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी के तहत यूएसए के साथ रिलेशन बनाए, यूएसए ने अपना पैसा चाइना में लगाया और प्रोडक्शन किया। इसके बाद सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसे एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहाँ की पॉलिसी जो होती है थोड़ी लिबरल होती है, एक ही क्षेत्र में सारे काम हो जाते हैं। मतलब कागज वर्क से लेकर किस तरीके से प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा वो थोड़ा इजीली हो जाता है। तो ऐसे एरियाज जैसे एमपी में भी अगर आप देखेंगे तो पीथमपुर जो धार के पास एक एरिया पड़ता है, वहाँ भी सेज है। तो सेज इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जिससे आसानी से थोड़े सही तरीके से बिना कठिनाई के ये औद्योगिक काम हो सके। तो इस तरीके से चाइना ही पहले सेज जैसे मॉडल को लेकर आए। इसके अलावा स्टेट had a centralized role in setting up the China's economy। चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम या चाइना की इकोनॉमी को संभालने का काम कहीं ना कहीं स्टेट ने ही किया है। जैसे आप सोवियत सिस्टम में देखते हैं कि पूरा जो कंट्रोल है वो स्टेट का ही होता है। आज भी चाइना में ऐसा ही होता है कि उनकी इकोनॉमी जो है उसको कंट्रोल करने का काम कहीं ना कहीं स्टेट या सरकार ही कर रही है। स्टिल नॉट एवरीवन इन चाइना बेनिफिटेड फ्रॉम द चाइनीज इकोनॉमी। वर्किंग कंडीशन एंड अ फीमेल एम्प्लॉयमेंट आर पुअर एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज। चाइना उभरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन फिर भी वहां पर जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से गरीबी भी है, महिलाओं की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बेरोजगारी भी है। तो इस तरीके की जहाँ भी बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है ऐसी समस्याएं होती। हम भी अगर भारत में देखें तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो दुनिया की हम भी है, लेकिन हमारे यहाँ भी गरीबी है, बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और उसके लिए रिसोर्सेज अगर कम पड़ जाए या रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन ना हो तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं देखी जाती है, जो कि चाइना और इंडिया दोनों में ही है। However, regionally and globally, China has been limelight economic power। लेकिन सबसे ये तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि चाइना आज दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसीलिए तो इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया के साथ रिलेशन बनाता है, और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन देश हैं, उनके साथ भी हम देख रहे हैं आज के समय में बहुत सारे ट्रेड डील्स की जा रही हैं। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि हम ग्लोबल स्टेज पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के और देश हैं जो आज सुप्रीम पावर बन के बैठे हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकें। इंडिया चाइना रिलेशंस, आपने देखा होगा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो हम देखें कि ऐतिहासिक रूप से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं अच्छे रहे हैं। जब हमारे यहाँ बौद्ध धर्म आया था तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने बेटी को चाइना में भेजा। तो हम वहाँ से हिंगशांग हमारे यहाँ आए, पढ़ने के लिए आए, अपने बौद्ध धर्म की चीज़ें सीखने के लिए आए। इसके अलावा बाद में भी अगर देखा जाए तो हमारे और चाइना की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था जो है एक जैसी है। हमारा भी कृषि प्रधान देश है, उनका भी कृषि प्रधान देश है। हम 47 में आज़ाद हुए, वो 48 में आज़ाद हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे और चाइना के बीच में समानताएं हैं। शुरू में हमारे रिलेशन अच्छे रहे। हमने नेहरू जी के टाइम पीरियड में पंचशील एग्रीमेंट लेकर आए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन आगे चलकर जब बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़े, मैकमोहन लाइन को चाइना आज सही नहीं मानता है कि वो ऐसे ही बना दी गई थी, वहां पर जाकर नहीं देखा गया कि एक्चुअल कंडीशंस कैसी है। तो कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से पावरफुल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा 1950 में जब तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो वहां से दलाई लामा या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो तिब्बती लोग जो थे वो हमारे यहाँ आ गए। तो इस वजह से चाइना और नाराज हो गया। 1962 में देखते हैं कि चाइना और हमारे बीच में वॉर हुई। तो इस तरीके से हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। कई बार ऐसा है डोकलाम पे विवाद हो जाता है, तो बहुत सारे 2018 के बाद अगर हमने देखा, डोकलाम विवाद के बाद बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया, वहाँ की चीज़ों को लाने से मना किया गया। तो इस तरीके से चाइना और हमारे रिलेशन जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो चाइना के साथ हमारा मार्केट अभी भी है। चाइना हमारे यहाँ अपना सामान बेचता है और हम खरीदते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये कहें कि चाइना हमारा रिलायबल पार्टनर है जिस तरीके से रशिया है, तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि
जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना भी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में कंपटीशन तो होगा ही। तो इस तरीके से जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ रिलेशन बहुत अच्छे या एक जैसे हमेशा नहीं रह सकते। तो चाइना में हमने देखा शुरुआत में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे थे, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। हम कनिष्क के टाइम पीरियड में देखें तो रेशम मार्ग था, तो इस तरीके से हमारे रिलेशन शुरुआत में अच्छे रहे। हम लोगों ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, हम लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। इसके बाद नेहरू जी पंचशील एग्रीमेंट लेकर आए, 5 समझौते थे जिनमें हम लोगों ने माना कि हम उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे, हम एक दूसरे के जो रिचुअल्स है या कल्चर आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरीके से 5 उन्होंने उद्देश्य बनाए जिनको हम पंचशील समझौते कहते हैं, 5 शर्तें थी। इसके बाद ही जब 1950 में मैंने आपको बताया कि तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमारे उनके साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। 1962 में हमारे और उनके बीच में एक बैटल हुआ। 1976 तक रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 1988 में जब राजीव गांधी जी चाइना के दौरे पर गए तो चीजें थोड़ी सही होनी शुरू हुई। इसके बाद इसी टॉपिक में, ये टॉपिक जो शार्क है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सॉरी साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन, ये शार्क जो है आपके चैप्टर 3 का टॉपिक है, लेकिन जब हम रीजनल इंस्टीट्यूट इस टॉपिक में पढ़ ही रहे थे तो इस टॉपिक को, इस शार्क को भी हमने इसमें शामिल किया। आज शार्क का अगर देखा जाए तो रेलेवेंस उतना रहा नहीं। 2019 के बाद से शार्क के जो सम्मेलन होते थे वो होने बंद हो गए। पाकिस्तान में होना था, इंडिया ने उसका बॉयकॉट किया, तो उसके बाद से वो हो ही नहीं पाए। लेकिन शार्क भी एक रीजनल इंस्टीट्यूट था जिसको 1985 में बनाया गया, 25 दिसंबर 1985। इसी एम के साथ, इसी मोटिव के साथ बनाया गया था कि ये जो हमारे जो इंडिया के पड़ोसी हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशन हो, कॉपरेशन हो, जैसे आसियान के साथ हमने देखा। तो इसी तरीके से हम अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, कॉपरेशन हो, आर्थिक क्षेत्र में हम विकास कर पाए, सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाए, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रख सकें, तो इसको लेके हम शार्क बनाए। लेकिन शार्क अभी उतना रेलेवेंट नहीं रहा, पाकिस्तान कॉपरेट नहीं करता है, टेररिज्म को लेकर हम लोगों में कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म करना नहीं चाहता। हम सुधार की बात उतने अच्छे तरीके से अगर करना चाह रहे पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं शार्क उतना रेलेवेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी शार्क को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1985 में। रीजनल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किया जाए, इसी सार्क के अंदर एक साफ्टा एग्रीमेंट, जिसको साफ्टा कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर 2004 में एक एग्रीमेंट लेकर आए, जिससे क्या है कि सारे देश जो हैं, जितने भी शार्क में शामिल देश हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, ट्रेड जो हो वो फ्रीली हो। तो इसके लिए एग्रीमेंट लेकर आए साफ्टा 2004 में, 2006 में इम्प्लीमेंट हो पाए। आज देखते हैं तो फ्री ट्रेड जोन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन साफ्टा याद रखना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इसका साफ्टा का फुल फॉर्म है। साफ्टा एम्स टू लोअर ट्रेड टैरिफ्स बट सम नेबर्स फियर इकोनॉमिक इन्वेजन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिया। साफ्टा का एम क्या है कि ये जो ट्रेड एंड टैरिफ्स हो वो कम से कम किए जाए। क्या होता है, जब हम टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि उस पर आर्थिक बोझ जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, साफ्टा को लेकर आए, साफ्टा ने जो टैरिफ्स है उनको कम करने की बात की, लेकिन बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं सार्क में शामिल, जैसे नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश हैं, वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आगे चल के इंडिया ना इसके ऊपर हावी हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हमारी इकोनॉमी को खतरे में ना डाल दे। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी से डरकर ये इस तरीके के टैरिफ जो है, साफ्टा एग्रीमेंट जो है वो उतना अच्छे तरीके से असरदार रूप से काम नहीं कर पा रहा है। India sees economic benefits and believes that increased trade can lead to better political cooperation. साफ्टा एग्रीमेंट को लेकर इंडिया का मानना है कि कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट जो है हमारे कॉपरेशन में बहुत अच्छा काम कर सकता है, हमारे लिए एक ऐसा क्षेत्र बना सकता है या एक ऐसी स्थिति बना सकता है जहां हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन ये सारी चीजें हम सोच तो रहे पर हो नहीं पा रही हैं।
तो सार्क जो है वो आज उतना रेलेवेंट नहीं रहा है, इसीलिए सार्क के बारे में हम उतना नहीं पढ़ते हैं। सार्क के बारे में ये जो सार्क की कंट्रीज हैं जिसमें आप देखते हैं पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, ये श्रीलंका है, इस तरीके से ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज हैं जिसमें चाइना शामिल नहीं होता है, और ये सातों देश हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो सार्क के बारे में इतना जाना हमने। इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से जब बाइपोलर वर्ल्ड जो है खत्म हुआ और कैसे कैसे नए जो इकोनॉमिक सेंटर पावर्स या रीजनल इंस्टीट्यूट उभरे, जिनमें हमने आसियान को देखा, यूरोपियन यूनियन को देखा, सार्क को देखा, और चाइना भी किस तरीके से एक बड़ी इकोनॉमी की तरह आज देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। तो बाइपोलरिटी के बाद हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहे हैं, जहां सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। ताकत के साथ साथ हमें जरूरत है डिप्लोमेसी की, यूनिटी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं एक अच्छे देश का या अच्छे राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर सकते हैं। एक देश तभी विकसित हो सकता है पूरे तरीके से जब वो हर क्षेत्र में काम करेगा, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, सभी क्षेत्र को बराबर महत्व देगा। तो कहीं ना कहीं जाकर वो बहुत अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा। तो आज के टॉपिक में हमने इतना जाना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डिटेल में इसको पढ़ने के लिए आज ही फ्यूक्यो एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।